करण अपनी माँ को पूरे घर में ढूंढ चुका था, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी नहीं मिली। करण फिर जब अपने घर के पास वाले मंदिर में जाकर देखता है तो उसे उसकी माँ पूजा करते हुए दिखाई देती है। करण अपनी माँ को देखकर पीछे से आवाज लगाता है, लेकिन उसकी माँ ध्यान में मग्न बैठी हुई थी। तभी करण उसकी माँ के पास जाकर कहता है, माँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। करण की बात सुनकर उसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपने ध्यान में खोई हुई थी। करण अपनी माँ से कोई जवाब ना पाकर फिर से अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम सुन रही हो ना? मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हें मेरे साथ अभी चलना होगा। करण की बातें सुनकर उसकी माँ कोई जवाब नहीं दे रही थी। ध्यान में मग्न होने के कारण उसकी माँ को करण की कोई भी बात नहीं सुनाई दे रही थी। तभी वहां बैठे पंडित जी ने कहा, बेटा, तुम अभी चले जाओ। ये समय तुम्हारी माँ के ध्यान करने का है, और वो ध्यान में मग्न हो जाती है तो उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। तुम्हारी माँ रोजाना इसी समय भगवान के चरणों में ध्यान लगाती है। पंडित जी की बात सुनकर करण उदास हो गया था। उसे अपनी माँ से जरूरी बात करनी थी और इस वक्त उसकी माँ ध्यान में मग्न थी। वो उदास चेहरे से पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, ये माँ का ध्यान कब तक चलेगा? बेटा, तुम्हारी माँ ने अभी तुम्हारे आने से पहले ही ध्यान लगाया है। उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जो भी बात हो तुम मुझसे कह दो। वो जैसे ही ध्यान से बाहर आएगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। पंडित जी ने करण से कहा। करण पंडित जी की ये बात सुनकर उनसे कहता है, पंडित जी, माँ जब भी ध्यान से बाहर आए आप उन्हें बस इतना बोल देना कि मुझे उनसे जरूरी काम है और मैं घर के बगीचे में उनका रास्ता देख रहा हूँ। करण की बात सुनकर पंडित जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर करण वहां से चला गया। वो मंदिर से अपने घर के बगीचे में लौट आया था। वो बेसब्री से अपनी माँ का इंतजार कर रहा था। उधर प्रताप और कुलपति जी बरगद के पेड़ के नीचे ही खड़े थे। उन दोनों आदमियों के वहां से जाने के बाद प्रताप का गुस्सा शांत हो चुका था। तभी कुलपति जी प्रताप से धीमी आवाज में कहते हैं, प्रताप, बहुत ही बड़ी मुसीबत हो गई है। मैं जानता हूं कि तुम करण को ही जिम्मेदार मानते हो, लेकिन कुछ भी हो, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। औषधालय भी जल गया है और उसके साथ साथ सारी औषधियां भी जल गई है। अब इतनी सारी औषधियां कहां से लाएंगे हम? तुम पर ही सब कुछ निर्भर है। अभी केशव भी यहाँ नहीं है। कुलपति जी को प्रताप के बारे में कुछ खबर नहीं थी। वो प्रताप को अपने परिवार का ईमानदार सर्वेंट समझते थे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि प्रताप ने ही केशव के साथ मिलकर औषधालय जलाया है। कुलपति जी की बातें सुनकर प्रताप कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता मालिक। जब तक मास्टर केशव नहीं लौट आते तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं अगर अकेला भी कोशिश करूंगा तो कम से कम 4 से 5 तरह की औषधियां जंगल से बूटियां लाकर बना सकता हूं। लेकिन प्रताप, तुम तो पहले भी औषधियां बनाने में माहिर थे ना? हमारे औषधालय की सारी औषधियां पहले भी तो तुम ही बनाते थे ना? तुम्हारी बनाई औषधि से तो सब अपनी योग शक्तियां हासिल करते थे और सबका इलाज भी तुम्हारी औषधियों से ही होता था। फिर अब क्या हुआ? कुलपति जी प्रताप से कहते हैं, हाँ, मैं मानता हूं कि औषधालय की सारी औषधियों की कमी मैं ही पूरी करता था और सारी औषधियां भी मैं ही बनाता था, लेकिन उसके लिए पर्याप्त मात्रा में बूटियां औषधालय में ही रहती थी और मास्टर केशव के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। मास्टर केशव मुझसे भी बड़े कीमियागर है। उनकी बताई गई विधियों से ही मैं सब कुछ कर पाता हूँ और अभी तो सारी औषधियां और बूटियां जल गई है। अब ऐसे में जंगल से सारी बूटियां लाना मास्टर केशव के बिना बहुत ही मुश्किल काम है। प्रताप की सारी बातें सुनकर कुलपति जी का दिल बैठ जाता है। उन्हें कुछ सूझता नहीं है कि वो इतनी सारी औषधियां वापस कैसे ला पाएंगे। औषधालय कैसे जला और किसने जलाया, ये बात उनके दिमाग से ही उतर गई थी। उन्हें बस औषधियों की फिक्र हो रही थी। उन्हें करण पर औषधियों को लेकर थोड़ा विश्वास हुआ था,
लेकिन औषधालय के जलने के बाद उन्होंने करण से भी उम्मीद लगाना छोड़ दिया था। उन्होंने औषधालय के जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना जल्दी। और आपने तो देखा अभी क्या हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फिर से। जलने के बाद से करण से औषधियों को लेकर कोई बात नहीं की थी और ना ही करण ने उनसे औषधियों के बारे में कुछ कहा था। कुलपति जी सोच विचार करके फिर वहां खड़े प्रताप से कहते हैं, ठीक है प्रताप, अब जो हो गया वो हो गया। हम केशव के आने का इंतजार करते हैं, तुम अब जा सकते हो। कुलपति जी के कहने पर प्रताप वहां से अपने कमरे में चला जाता है। कुलपति जी वहीं बरगद के पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं और औषधियों के बारे में सोचने लगते हैं। वो अब केशव का इंतजार कर रहे थे। करण दूसरी तरफ बगीचे में एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार चक्कर काट रहा था। वो अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे अचानक अपने माँ के हाथ की चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं दिखाई देती। फिर वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी माँ उसे पीछे से बगीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है। अपनी माँ को देखकर उसे रहा नहीं जाता और उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाकर हड़बड़ाहट में बोल पड़ता है, मैं कब से रास्ता देख रहा हूं माँ तुम्हारा, कितनी देर तक तुम्हारा ध्यान चलता है। अरे अरे थोड़ा शांत हो जाओ, ऐसी क्या बात हो गई, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो। मुझे पंडित जी भी बोल रहे थे कि तुम मंदिर में मुझे बुलाने के लिए आए थे। इतनी क्या जरूरी बात है जो थोड़ा सब्र नहीं कर सकते। करण की माँ उसे शांत करते हुए कहती है। अपनी माँ की बात सुनकर करण थोड़ा शांत हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। वो अपनी नजरें झुकाकर अपनी माँ के सामने खड़ा रहता है। करण को अचानक चुपचाप देखकर उसकी माँ उसके सिर को ऊंचा करते हुए कहती है, अरे बोलो भी, अभी तो बहुत उतावले हो रहे थे मुझसे बात करने के लिए, और अब क्या हुआ जो खामोश हो गए। करण अपनी माँ की बात सुनकर चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, माँ वो दरअसल मुझे केशव के बारे में आपसे जानकारी चाहिए थी। क्या केशव के बारे में? कौन सी जानकारी तुम्हें चाहिए? करण की माँ उससे चौंकते हुए पूछती है। करण अपनी माँ के पूछने पर कुछ बोल पाता उससे पहले ही कुलपति जी ने उसकी माँ को बगीचे में अंदर आते हुए कहा, मैं बताता हूं कौन सी जानकारी चाहिए करण को। करण अपने बाबा को अचानक वहां आता हुआ देखकर चौंक गया था। उसका पूरा प्लान खराब हो गया था। उसने सोचा था कि उसकी माँ को अगर केशव की बात पता होगी तो वो कैसे भी अपनी माँ से पूछ लेगा, लेकिन वो पूछ पाता उससे पहले ही उसके बाबा ने वहां आकर उसका सारा प्लान खराब कर दिया था। कुलपति जी करण को और उसकी माँ के पास आकर करण को डांटते हुए कहते हैं, करण तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? मैं तुमसे पहले भी बोल चुका हूं कि केशव को मैंने पास वाले गांव में ही भेजा हुआ है। फिर क्यों तुम बार बार इस बात का पता लगाना चाहते हो? जब से तुमने केशव की बात को पकड़ा है तुम्हें औषधियों का कुछ भी ख्याल नहीं है। करण कुलपति जी की बात सुनकर कुछ नहीं बोल सका। उसकी माँ को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुलपति जी क्या बात कर रहे हैं। करण की माँ करण को खामोश देखकर कुलपति जी से कहती हैं, क्या हुआ? आप क्यों करण को डांट रहे हैं? और केशव की कौन सी बात है जो करण मुझसे पूछना चाहता था? कुछ नहीं, पागल हो गया है करण। औषधालय पूरा जल चुका है, सारी औषधियां जल चुकी है और इसे केशव की पड़ी हुई है। ये जानना चाहता है कि मैंने केशव को कहां भेजा हुआ है, जबकि इसे अभी बूटियां लाकर औषधियां बनाने की जरूरत है। कुलपति जी करण को ताना मारते हुए उसकी मां से कहते हैं, बाबा मैं अपनी काबिलियत दिखा दूंगा, बूटियां लाकर सारी औषधियां बना दूंगा। औषधालय जलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद से ही सारी औषधियां बनाने में माहिर हूं। आप बस मुझे एक बार केशव का पता बता दीजिए। करण विश्वास के साथ अपने बाबा से कहता है। आखिर क्या होगा अब आगे? क्या करण को कुलपति जी इस बार केशव का राज बता देंगे? क्या करण अपनी काबिलियत दिखा पाएगा? क्या करण सारी औषधियां वापस बना पाएगा?
जानने के लिए सुनते रहिए रुद्राक्ष रक्षक, आपके अपने। अगर हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि हमें इस जैसी और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके।